अच्छा जी, अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने लगे हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो मैंने आपको प्रॉब्लम दी थी ना, वहाँ से वो शुरू करेंगे। वो प्रॉब्लम है गिवन नंबर इज़ नेगेटिव ज़ीरो या पॉजिटिव। तो इस प्रॉब्लम को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ कमेंट कि ये प्रोग्राम बनानी है कि चेक करना है कि जो गिवन नंबर है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। तो अब ये मेरे पास एक प्रॉब्लम है, सही है, और मैं जो है प्रोग्रामिंग सीख रहा हूँ। तो अब मेरा एटीट्यूड क्या होगा इस प्रॉब्लम को लेके, आपने ज़रा ये अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले मैंने ये आइडेंटिफाई करना है इस प्रॉब्लम में से कि मुझे कितने वेरिएबल चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सही है। तो अगर मैं ये चेक करूँ तो गिवन नंबर इज़ पॉजिटिव, यानी कि एक ही नंबर है जिसको मुझे पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो चेक करना है। तो इसका मतलब मुझे एक वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर मेरा वो नंबर सेव होगा, सही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ गिवन नंबर, मेक सेंस। और उसकी टाइप क्या होगी, डेफिनेटली ये नंबर है तो टाइप क्या होगी, नंबर, और इक्वल टू नंबर आ जाए, सही है। ये गिवन नंबर है। अब मैं नेक्स्ट पढ़ूंगा यहाँ से कि ये नंबर चेक करना है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। तो मैं पॉजिटिव कैसे चेक करता हूँ, तो पॉजिटिव चेक करने के लिए मुझे अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्रिंट करना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव प्रिंट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 3 कंसोल्स यहाँ पे लगा देता हूँ। एक में लिख देता हूँ पॉजिटिव, एक में लिख देता हूँ नेगेटिव, और एक में लिख देता हूँ ज़ीरो, ठीक है। अच्छा, अभी क्या होगा, मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो क्या होगा, कौन बताएगा क्या होगा। मैं प्रोग्राम रन करता हूँ तो कितने कंसोल आएंगे, तीनों आ जाएंगे। ये देखें, नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो तीनों आ रहे हैं। लेकिन हमें कितने चाहिए, अभी कंसोल तीनों आ रहे हैं क्योंकि वो एक ग्लोबल स्कोप में, हमने उसमें किसी को स्कोप में डिफाइन नहीं किया। तो इसका मतलब है कि इनके ऊपर मैंने कोई लॉजिक सप्लाई करने हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो मैं इनके ब्लॉक बनाऊंगा। तो पहले का ब्लॉक बना दिया, सही है, क्योंकि मैंने इस पर लॉजिक लगानी थी। फिर दूसरे का ब्लॉक बनाऊँ, दूसरे का ब्लॉक बना दिया, फिर तीसरे का बनाऊँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि तीनों एट द सेम टाइम चल दें। अब ये चलें जब नंबर की बेस पे, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो अब ये ऐसे आ रहे हैं, अभी तीनों ब्लॉक्स में आ गए। अच्छा, अभी मैं रन करूँगा तो क्या होगा, तीनों आ जाएंगे, तीनों ही आ जाएंगे, क्योंकि उसकी रीज़न क्या है कि हमने अभी इस पर कोई लॉजिक अप्लाई नहीं की। अब मैंने ये चेक करना है कि अगर गिवन नंबर पॉजिटिव है, इस चीज़ का मुझे पता कैसे लगता है, इसका क्या फार्मूला होता है कि कोई चीज़ पॉजिटिव है। इसका फार्मूला क्या होता है कि एक्सप्रेशन लिख दूंगा यहाँ पे, और वो ये होता है कि गिवन नंबर अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो क्या ये होता है, पॉजिटिव। अब इसके ऊपर मुझे क्या लगानी है, इफ़ अगर गिवन नंबर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो द नंबर इज़ पॉजिटिव नंबर, सही है। तो अब कितने आएंगे, कितने कंसोल आएंगे, अभी कितने आएंगे, थोड़ा उठ जाओ ना, अभी सो रहे हो आप लोग। कितने कंसोल आएंगे, एक आएगा, तीन आएंगे, तीन आएंगे। उसकी रीज़न क्या है, पहली कंडीशन तो ट्रू है, उसने आना ही है, और बाकी दो पे कोई कंडीशन लगी नहीं है। अब मुझे क्या करना है, दूसरे पे भी कंडीशन लगानी है, और वो क्या, कौन सी कंडीशन लगानी है, इफ़ नंबर इज़ गिवन नंबर इज़ नेगेटिव के लिए क्या लगाना पड़ेगा मुझे, नंबर इज़ लेस देन, तो वो नंबर क्या होता है, नेगेटिव नंबर होता है। और ज़ीरो के लिए इफ़ गिवन नंबर इज़ डबल इक्वल टू ज़ीरो, सही है। तो अब कौन सा कंसोल आएगा, पहला आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, बात समझ रहे हो। लेकिन ये जो मैंने काम किया है ना, ये ऑप्टिमाइज्ड काम नहीं है, मतलब काम तो है लेकिन अच्छा काम नहीं है। उसकी रीज़न क्या है कि इसकी रीज़न क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ
जब मुझे पता लग गया, लेट्स सपोज पहली कंडीशन चल गई, गिवन नंबर इज ग्रेटर देन 0, क्या वो नंबर लेस देन 0 हो सकता है? फिर क्या वो नंबर 0 हो सकता है? तो क्या हमें ये दो कंडीशन उस वक्त चेक करने की ज़रूरत है जब हमें पता लग गया कि नंबर जो है ग्रेटर देन 0 है? देखो ना, एक ही नंबर है 10, जब वो 10 0 से बड़ा है, क्या वो 10 0 से छोटा हो सकता है? नहीं। क्या वो 10 0 हो सकता है? नहीं। तो ये वाला तो ठीक है, चल गया कोड, लेकिन ये भी कोड चल रहा है, ये भी कोड चल रहा है। तो इसका मतलब है कि 3 टाइम कोड चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में चलना एक ही दफ़ा चाहिए था, क्योंकि वो पर्टिकुलर कोड नंबर एक ही है जिसको मैंने चेक कर लिया कि वो इक्वल टू ग्रेटर देन 0 है। तो वो दूसरे दो अल्टरनेटिव कभी ट्रू नहीं हो सकते, वो हमेशा फॉल्स रहेंगे, लेकिन चलेंगे ज़रूर। तो इससे क्या होता है, आपने देखा होगा कि सॉफ्टवेयर की दुनिया के अंदर जो परफॉर्मेंस है ना, वो बहुत मैटर करती है। मतलब आपने व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज किया, अगर वो 5 मिनट बाद जाए तो आपको कैसा फील होगा? बड़ा अजीब फील होगा ना। मैंने किसी को व्हाट्सएप किया है, वो 5 मिनट के बाद जा रहा है किसी को व्हाट्सएप, तो अजीब होगा ना। तो प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर की दुनिया में परफॉर्मेंस इज़ द नंबर 1 प्रायोरिटी, कि हमें अपने कोड को ऑप्टिमाइज रखना होता है, उसकी परफॉर्मेंस को अच्छा करना होता है। लेकिन यहाँ पे वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि दो कंडीशन एक्स्ट्रा चल रही हैं जो कि नहीं चलनी चाहिए लॉजिकली, क्योंकि हमें पहले से पता लग गया नंबर गिवन नंबर ग्रेटर देन 0 है, तो फिर उसका चेक करना ज़रूरी नहीं है कि वो लेस देन 0 है या वो समथिंग है। इसका फिर हमने ये सोल्यूशन निकाला था कि मैं यहाँ पे ये वाली कंडीशन चेक नहीं करूँगा, एल्स कर दूँगा। तो इसका मतलब क्या था, इफ़ नंबर ग्रेटर देन 0 है तो इसका अल्टरनेटिव क्या होगा? लेस देन 0। लेकिन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में एक इशू है। वो इशू ये है कि अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो ये कोड चलेगा, लेकिन अगर नंबर बिल्कुल 0 आ गया तो अब कितने कंसोल चलेंगे? कितने कंसोल चलेंगे? एक चलेगा। कितने लोग कह रहे हैं कि एक चलेगा? कितने लोग कह रहे हैं 2 चलेगा? कितने लोग कह रहे हैं कि तीनों चल जाएंगे? सिर्फ 3 लोगों ने हाथ खड़ा किया, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? नहीं समझ आ रही? थक गए हो? जब दोबारा रिफ्रेश हो जाए, एक्टिव हो जाए सब लोग। कितने कंसोल चलेंगे? एक चलेगा। दोबारा कोड को सही से पढ़ो कोड को। कितने लोग कह रहे हैं एक चल, सब लोग हाथ खड़ा करें। कितने लोग कह रहे हैं एक चलेगा? कितने लोग कह रहे हैं 2 चलेंगे? कितने लोग कह रहे हैं 3 चलेंगे? और जो कुछ भी नहीं कह रहे वो कौन है? मैंने कसम डाल देनी है। सही है। अच्छा जी, रन कर लें, इतनी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो TSC नेगेटिव एंड 0। अब जो कह रहे थे 2 चलेंगे वो लोग ठीक हैं, जो कह रहे थे 1 चलेगा वो लोग गलत हैं। क्यों? हालांकि नंबर तो 0 है। क्या नंबर 0 नेगेटिव है? नहीं। ये फिर नेगेटिव कैसे है मैं बताता हूँ। उसने चेक किया नंबर ग्रेटर देन 0 है, तो नंबर तो ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो नंबर इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। तो एल्स के केस में क्या होता है? अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या होता है? फिर उसका अल्टरनेटिव चलता है। तो अल्टरनेटिव क्या है? नंबर इज नेगेटिव। तो वो सही कह रहा है, नेगेटिव है, सही है। लेकिन नंबर 0 है, जो कि ये कंडीशन ठीक है। तो हमें अगर इफ एल्स तब काम आती है जब हमारे पास सिर्फ 2 केस हों, या नंबर नेगेटिव है या नंबर। अब यहाँ 2 केस से केस क्या हो गए हैं? 3, यानी कि कंडीशनें बढ़ गई हैं, 3 कंडीशनें बन गई हैं। अब उस केस में सिर्फ मैं इफ एल्स नहीं लगा सकता। मैं अगर इफ एल्स लगाऊंगा तो वो गलत हो जाएगा ना। तीसरा केस तो हम चेक ही नहीं कर रहे, नंबर इक्वल टू 0 है। देखो इसने क्या करना है, नंबर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब बाकी सारे केसेस इसने एल्स में ले जाने हैं, चाहे नंबर 0 है चाहे नेगेटिव है, जो भी केस है, इसने हमेशा ये केस देखना ग्रेटर देन 0 है। अब हमें ये वाली कंडीशन को चेंज करना पड़ेगा इसके लिए। तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑप्शंस हैं कि मैं यहाँ पे एल्स लगा दूँ और यहाँ पे लगाऊँ एल्स इफ, और उसमें फिर कंडीशन दोबारा से
चेक करूं और वो क्या होगी, गिवन नंबर इज लेस देन 0। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन आ गया, ये वाला। अब हमने ये एक और कंट्रोल पढ़ लिया, एल्स इफ। अब ये तीनों कंडीशनें आपस में चेन हो गई हैं। अच्छा, जो पहले मैंने कोड लिखा था ना, वो 3 कंडीशनें वैलिड थी, लेकिन वो सेपरेट लिखी हुई थी, वो एक दूसरे से चेन नहीं थी, कनेक्टेड नहीं थी, मिली हुई नहीं थी। अब ये तीनों आपस में मिली हुई हैं। वो कैसे, अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो ये वाली कंडीशन चल जाएगी, ये दोनों कंडीशनें नहीं चलेंगी। पहले जो मैंने कोड लिखा था कंसोल उनमें भी नहीं आ रहा था, लेकिन वो परफॉर्मेंस कंटेन कर रही थी, सीपीयू कंटेन कर रही थी, क्योंकि वो प्रोसेसिंग में आ रही थी। अब ये दोनों प्रोसेसिंग में आएंगी नहीं, क्योंकि ये चेन हो गई आपस में। तो इसका मतलब ऐसी कंडीशंस जिनके अंदर 2 केस हों तो हम इफ एल्स यूज़ करेंगे, और ऐसी कंडीशंस जिसमें 3-4 केसेस हों वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, इफ एल्स इफ। अब क्या होगा, अगर 4 कंडीशन होती तो फिर मैं क्या, एक इफ से चेक करता, 2 एल्स इफ से चेक करता और एंड वाली एल्स से चेक करता। अब तीनों कंडीशनें इसमें रैप हो रही हैं। क्या, इफ अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो इसमें आ रहा है, फिर अगर नंबर लेस देन 0 है तो ये कंडीशन चेक हो गई, फिर अगर ये दोनों केस नहीं है तो तीसरा केस क्या होगा। तो यहाँ पे मुझे एल्स इफ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो ना, नंबर में टोटल 3 केस हो सकते हैं, या वो नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव या 0। अगर मैंने 2 केसेस चेक कर ली हैं तो क्या मुझे तीसरा केस चेक करने की ज़रूरत है। जिस तरह एफ फिल्स में हमने एक केस चेक किया तो दूसरा केस चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कंडीशन सिर्फ 2 थी, एक ठीक है दूसरी गलत है, दूसरी ठीक है तो पहली गलत है, तो वो हो गई। अब अगर 3 कंडीशन है तो उसमें मुझे 2 खुद से चेक करनी पड़ेंगी और तीसरी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ आ रही है आपको। अच्छा, पहले में भी एल्स लिख दें यहाँ से ऐसे, फिर एरर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एल्स उसने, देखो ना, पहले इफ आती है फिर एल्स आता है। एल्स मतलब पहली कंडीशन गलत है तो मैं ये चलाऊंगा, तो अगर पहली कंडीशन ही नहीं लिखी तो फिर एल्स कैसे चलेगा। तो यहाँ पे एल्स नहीं आ सकता, इफ आएगा। इफ का एल्स होता है ना कि ये कंडीशन ठीक नहीं है तो अब एल्स में आ जाओ, सही है। अच्छा, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि इसी को अंडरस्टैंड करने के लिए एक और चीज़, राइट अ प्रोग्राम, मैं टीएस प्रोग्राम भी कर सकता हूँ, राइट अ टीएस प्रोग्राम। अच्छा जी, दैट प्रिंट यूज़र ग्रेड या स्टूडेंट ग्रेड कर लेते हैं, स्टूडेंट ग्रेड, सही है। लाइक ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ठीक है। बेस्ड ऑन नंबर्स, इफ यूजर मार्क्स ग्रेटर देन 80 प्रिंट ए, इफ इन बिटवीन 70 and 80 शुड बी बी ग्रेड एंड सो ऑन। तो अगर 60 से 70 हैं तो सी ग्रेड, और अगर 50 से 60 हैं तो डी ग्रेड, और अगर 50 से लेस देन जितने भी हैं तो फिर आएगा एफ ग्रेड। अब टोटल कितनी कंडीशनें बन रही हैं, टोटल कितनी कंडीशनें बन रही हैं, इसमें से कितनी चेक करने की ज़रूरत है, 4, टोटल में से 1 माइनस, क्योंकि एंड वाली को एल्स से चेक कर देंगे ना, क्योंकि उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर देखो, अगर यूज़र के नंबर 80 से बड़े भी नहीं हैं, 70 से 80 के दरमियान भी नहीं है, 60 से 70 के दरमियान भी नहीं है, 50 से 60 के दौरान भी नहीं है, तो भाई क्या है फिर 50 से छोटे ही है ना, इससे कोई बड़ी केस तो हो नहीं सकता। तो अगर 5 केस बन रहे हैं तो उसमें से कितने चेक करें, 4 चेक कर लें, तो 5वें को चेक करने की ज़रूरत नहीं। ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। अब इन 5 को लहदा चेक करूं तो मैं कर सकता हूं, पहले मैं लहदा करके दिखाता हूं और फिर इनको इकट्ठों को इनको जोड़ के कर लें। लहदा में मसला कोई नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस का मसला है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं।
एक इफ ना समझो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक इफ चलने में 1 सेकंड टाइम लेती है। एक इफ चलने में 1 सेकंड टाइम लेती है, तो अगर 5 इफ चलेंगी तो कितने सेकंड लगेंगे? 5। लेकिन अगर सिर्फ यूजर का ग्रेड कैलकुलेट करना है और ग्रेड 80 से बड़ा था, तो क्या बाकी की 4 कंडीशन चेक करने की जरूरत है? तो क्या 4 सेकंड हम एक्स्ट्रा प्रोसेसर यूज करेगा तो उससे हमारी पावर्स खराब होगी। सही, ये एग्जांपल के तौर में ऐसे मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन प्रोग्रामिंग में नॉर्मली इसके लिए बिग ओ नोटेशन यूज़ होती है कि एक प्रोग्राम कितना पर्टिकुलर पावर जो है वो इस्तेमाल करता है, इसके लिए ये यूज़ होता है बिग ओ नोटेशन। यानी कि एक प्रोग्राम कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है प्रोसेसर की, उसका जो फार्मूला है ना, उसकी जो आप कह लो कि क्या बोलते हैं इसको, उसकी जो कम्प्लेक्सिटी है कि वो कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी से कैलकुलेट करते हैं और उसकी जो टर्म यूज़ होती है उसको बिग ओ नोटेशन बोलते हैं। अभी मैं एग्जांपल के तौर पे आपको पहले बोल रहा हूँ, 1 सेकंड। ये ऐसा क्यों होता है? वो उसकी रीज़न ये है कि देखो, आप लोगों ने 2 लोगों ने प्रोग्राम बनाया, दोनों ने ठीक प्रोग्राम बनाया। अब इन दोनों में से कौन विनर होगा ये कैसे डिसाइड होता है? जिसका प्रोग्राम लेस टाइम लेगा। और उस टाइम को, लेस टाइम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? उसके लिए उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड की जाती है और उसके लिए जो नोटेशन यूज की जाती है उसको बिग ओ नोटेशन बोला जाता है। अच्छा, अब टिपिकली बिग ओ नोटेशन कैलकुलेट करना थ्रू सेकंड्स डिफिकल्ट है। कैसे? अगर ये इफ मेरे लैपटॉप में 1 सेकंड ले रही है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके लैपटॉप में भी 1 ही सेकंड लेगी। क्यों? क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है मेरे हार्डवेयर पे। मैं M2 मशीन यूज़ कर रहा हूँ, आप इंटेल की i3 यूज़ कर रहे हो, तो दोनों क्या इक्वल हैं? नहीं। तो उनके अंदर भी फिर वेरिएशन आ जाती है कि कितने सेकंड लगेंगे। हो सकता है मेरे पास 1 सेकंड लग रहा है, आपके पास 5 सेकंड लगे एक को चलाने। क्यों? क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द प्रोसेसर। तो इसलिए वो इसको सेकंड्स में कैलकुलेट नहीं करते, इसलिए एल्गोरिदम्स के अंदर या प्रोग्राम्स के टाइम निकालने के लिए ये बिग ओ नोटेशन यूज़ की जाती है। सही है? उसमें क्या होता है, अभी मैं इसकी कम्प्लेक्सिटी में तो नहीं जाऊंगा, ये ग्राफ कैसे बन रहा है। उसमें हमने 3-4 कैटेगरीज बना दी हैं कि ये प्रोग्राम इतने टाइम लेता है, ये प्रोग्राम इतना टाइम लेते हैं, ये प्रोग्राम इतना टाइम लेते हैं। एक स्टैंडर्ड डेविएशन कर दी है। अब उस प्रोग्राम जो भी हम बना रहे हैं वो किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में लाए करेगा। अब मेरा अगर बिग ओ एन में लाए कर रहा है तो आपका बिग ओ एन पावर ऑफ सी में लाए कर सकता है। अगर आपका डिफरेंट में लाए कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस, एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस मेरे से लूज होगी। अगर आप देखो मेरा प्रोग्राम अगर चल रहा है तो उसकी बिल्कुल सीधी लाइन है, तो अगर आपका चल रहा है तो हो सकता है वो ऐसे चले। तो ये कैलकुलेशंस करते हैं बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोग्राम। सही। अभी आप लोगों की ये मैं बता इसलिए रहा हूँ जिनका बैकग्राउंड नहीं है, तो वो इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं कि प्रोग्राम के अंदर टाइम को कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो क्यों, मैं आपको अभी समझाता हूँ। मैं कहता हूँ कि यूज़र का जो स्टूडेंट के मार्क्स है ना, तो मार्क्स को सेव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मार्क्स का एक वेरिएबल बना लेता हूँ और उसकी टाइप क्या रखूँगा, नंबर। उसमें मार्क्स रख लेता हूँ, लेट्स सपोज 85। सही है। मैं चेक करता हूँ कि अगर मार्क्स जो हैं वो 80 से बड़े हैं, सही है, अगर मार्क्स 80 से बड़े हैं तो यूज़र का ग्रेड कौन सा बनेगा। सॉरी, यूज़र ने स्टूडेंट बोल देते हैं ना दादाजी। स्टूडेंट का ग्रेड क्या बनेगा, ए। अब यहाँ पे लिखा है 85 और ये कंडीशन हो गई है ट्रू। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ही कॉपी करके एक और कंडीशन बनाता हूँ और जिसमें लिखता हूँ कि मार्क्स लेस देन 80 हैं एंड 2 कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी ना, एंड मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन 70 हैं, तो ग्रेड क्या होगा, बी। ऐसे ही होगा ना। जब बी ग्रेड तब होगा जब वो 80 से छोटा है और 70 से बड़ा है, तो फिर बी ग्रेड उसको आ जाएगा। अब ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है ना, ये जो इफ कंडीशन है, इन दोनों में से कौन सी ट्रू है इस वक्त? अगर 85 वैल्यू है तो कौन सी ट्रू है, फर्स्ट वाली। क्या सेकंड वाली को चेक करने की जरूरत है? नहीं। लेकिन अगर एक स्टेटमेंट 1 सेकंड ले रही है तो ये भी 1 सेकंड ले लेगी, ये भी 1 सेकंड ले लेगी, तो कितने सेकंड ले लिए, 2। लेकिन अभी अगर लॉजिकली सोचें तो इसको कितने लेने चाहिए थे,
एक, क्योंकि वो अगर वो 85 है तो बड़ी है 80 से, तो क्या फिर हमें 70 और 60 और 80 चेक करने की ज़रूरत थी? बाकी कोई केस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कोड इस तरह लिखेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस लूज हो जाएगी, क्योंकि ये वाली इफ़ इस इफ़ से कनेक्टेड नहीं है। इस इफ़ को नहीं पता कि ऊपर वाली इफ़ का रिजल्ट क्या है। इन दोनों को आपस में जोड़ना है, तो मुझे यहाँ पे लगानी है एल्स। अब मैंने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। अब वो ये एल्स होने की वजह से ऊपर वाली इफ़ से इंफॉर्मेशन ले रहा है कि ऊपर वाली इफ़ ट्रू हुई है या नहीं हुई। अगर ट्रू हुई है तो वो कहेगा मैंने अगली नहीं चलानी, अगर ऊपर वाली ट्रू नहीं हुई तो वो चला देगा उसको। तो इससे क्या होगा, ये वाली इफ़ ऑल दी टाइम नहीं चलेगी। कब चलेगी? जब ये वाली इफ़ ट्रू नहीं होगी। लॉजिकल बात है ना। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में कितने सेकंड लगेंगे इसको चलने में? एक ही लगेगा ना। अब कितने लगेंगे? अब कितने लगेंगे? 1 सेकंड लगेंगे या 2 सेकंड? जोर से बोलो। एक। कितने लोग हैं? एक सेकंड लगेगा। और कितने कह रहे हैं? 2 लगेंगे। भाई 2 लगेंगे ना, ये वाली कंडीशन होगी गलत, तो ये वाली कंडीशन नहीं चलनी फिर। तो 1 सेकंड इसका और 1 सेकंड इसका, तो कितने सेकंड हो गए? 2। अब ये वाला प्रोग्राम यहाँ पे इस वाले प्रोग्राम के इक्वल हो गया, जिसमें 2 लहदा इफ लगी हुई थी। क्यों? क्योंकि उसमें भी 2 सेकंड लग रहे हैं और उसमें भी 2। लेकिन ये जो है ना, ये वर्स्ट केस है। वर्स्ट केस समझते हो कि जब हमारी प्रॉब्लम में दूसरी कंडीशन ट्रू होगी। ये बेस्ट केस नहीं है। बेस्ट केस क्या था? अगर पहली वाली कंडीशन ट्रू हो जाती, क्योंकि इसमें ऑलवेज 2 लगेंगे, लेकिन इसमें ऑलवेज 2 नहीं लगेंगे, कभी 1 भी लग सकते हैं। लेकिन ये इसमें तो कभी 1 लग सकते हैं, लेकिन अगर मैं ये खत्म कर दूं तो ऑलवेज 2 ही लगेंगे। बात समझ आई कि नहीं आई? नहीं समझ आ रही? कितने लोगों को नहीं बात समझ में आई? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। 2 लोग, बाकी सबको समझ आ गई? सही। अच्छा देखो, एक इफ ना 1 सेकंड लेता है। ये इफ चल रहा है सेपरेट और ये चल रहा है बिल्कुल सेपरेट, तो 1 सेकंड ये लेगा और 1 सेकंड, लेकिन इन दोनों में से चलना किसने है? एक ने। लेकिन सेकंड कितने लग गए? 2, क्योंकि दोनों चेक हुई हैं कंडीशन। अब अगर नंबर 75 है तो अगर लेट्स सपोज 85 कर दो ना, फिर इजी है। अगर नंबर 85 है तो मुझे ये वाली कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो नंबर कभी भी 80 से लेस नहीं हो सकते, वो अगर 80 से ग्रेटर देन है। इस वक्त ये 2 कंडीशनें चेक हो रही हैं, 2 सेकंड ले रही हैं। लेकिन अगर मैं इसके साथ एल्स लगा देता हूं, तो एल्स क्या काम करता है? उससे अपने ऊपर वाली कंडीशन से पूछता है कि तुम ट्रू हो या नहीं। अगर वो कहती है ना मैं ट्रू, तो वो कहता है मैंने नीचे वाली नहीं चलानी। जब वो नीचे वाली चलाएगा नहीं तो 1 सेकंड लगेगा नहीं। बात समझ आ गई आपको? तो इसलिए एल्स इफ जो है ना, परफॉर्मेंस में बेटर परफॉर्म करता है जहां पे कनेक्टेड केसेस होते हैं हमारे पास। सही है, तो हम एल्स इफ यूज करेंगे। अब लेकिन हमने और भी लगानी है कंडीशंस, तो अगली कंडीशन कौन सी लगाऊं? कि इफ बी ग्रेड कर लिया, सी के लिए कैसे लगाऊं लॉजिक? मार्क्स अगर सी ग्रेड कैसे आएगा? लेस देन 70 एंड ग्रेटर देन 60, तो क्या आ जाएगा? सी ग्रेड आ जाएगा। अब ये वाली कंडीशन ऊपर वाली 2 कंडीशन के साथ चेन कनेक्टेड है या नहीं? डिसकनेक्टेड है, डिसकनेक्टेड। अब इसमें कितने सेकंड लग सकते हैं इस प्रोग्राम को चलने में? मिनिमम कितने लगेंगे? और मिनिमम 2 लग सकते हैं और मैक्सिमम 3। वो क्यों? क्योंकि ये कभी 1 ले सकते हैं, इसने तो 1 लेना ही लेना है। अब अगर मैं इसको ऊपर वाली से कनेक्टेड कर दूं तो कैसे करूंगा? एल्स लगा दूंगा। अब ये तीनों आपस में क्या हो गई? कनेक्टेड। अब कितने सेकंड लग सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम? मिनिमम कितने लग सकते हैं? मैक्सिमम
क्या दरमियान में 2 भी लग सकते हैं? लग सकते हैं। क्यों भला? कि अगर मार्क्स बी ग्रेड है ना उसके फिर 2 लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी चलेगी और ये भी चलेगी और ये नहीं चलेगी क्योंकि बी ग्रेड आ गया है उसका। तो 1 भी लग सकता है, 2 भी लग सकते हैं। और वर्स्ट केस में कितने लगेंगे? बेस्ट केस में कितने लगेंगे? 1। लेकिन अगर ये मैं डिसकनेक्ट कर दूं, एल से सबसे खत्म कर दूं, फिर हमेशा वर्स्ट केस चलेगा और हमेशा कितने लगेंगे? 3 सेकंड लगेंगे। समझ आ रही है? पक्की बात है? कंफ्यूजन तो नहीं है कोई अभी? सही। अब बी ग्रेड भी, सॉरी, अब आ गया हमारा सी ग्रेड। डी ग्रेड कैसे चेक करूंगा? फिर एक इफ लगा दूं और मार्क्स अगर लेस देन है 60 से एंड ग्रेटर देन है 50 से, सॉरी, मार्क्स ग्रेटर देन है 50 से, तो कंसोल में क्या आ जाएगा? अब ये कनेक्टेड है डिसकनेक्टेड है? हैं? क्यों भला? एल्स नहीं। तो अब वर्स्ट केस बेस्ट केस क्या हो सकता है? देखो उसमें बेस्ट केस में 1 लग रहा था, अब बेस्ट केस में कितने लगेंगे? 2, मिनिमम 2। अब अगर मैं कनेक्टेड कर दूं तो बेस्ट केस में कितने लग सकते हैं? 1। वो कैसे कनेक्ट करूंगा? एल्स लगा दो। अब अभी वो मैं आपसे, आप कितने एक्टिव हैं वो क्वेश्चन अभी मैंने करना है। अच्छा, अब कितने केसेस हो गए हैं? 1, 2, 3 और 5वां केस को दोबारा चेक करने की जरूरत है? नहीं। कर सकते हैं, इसमें कोई कोड में कोई गलती नहीं है। मतलब मैं एल्सिफ लगा दूं और उसमें चेक कर लूं मार्क्स जो है लेस देन 50 हैं, लेकिन इसमें इस वाले कोड में बेस्ट केस कितना हो जाएगा? इस वाले कोड में वर्स्ट केस में कितने लगेंगे? 5। कितने लगेंगे? 5, क्योंकि 5 कंडीशनें चेक हो रही हैं ना। और अगर मैं ये खत्म करके एल्स कर दूं तो फिर कितने लगेंगे? वर्स्ट केस में फिर कितने लगेंगे? 4, क्योंकि 4 जितने चेक हो रही हैं उतने सेकंड, तो चेक कितने हो रही हैं? 4। तो 5वां केस तो ऑब्वियस केस है कि अगर उसमें नहीं आएगा तो वो फॉल्स होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे इफ लगाई ही नहीं। लगा सकता हूँ, वो एरर नहीं होगा, सब कुछ सही चलेगा, लेकिन मैं लगा नहीं रहा क्योंकि उससे मेरा 1 सेकंड इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे 4 केसेस ही चाहिए थे और वो मैंने चेक कर लिए, तो 5वां केसेस ऑब्वियस है मेरे लिए। सही है? तो अब मेरा ये एक प्रोग्राम बन गया जिसकी मदद से मेरे प्रोग्राम में चीज़ें चल रही हैं। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। अब हमने वैल्यू क्या दी थी भला? 85। तो क्या आना चाहिए रिजल्ट? स्टूडेंट ग्रेड इज ए। अब क्या होगा? इस वक्त प्रोग्राम की कौन सा केस चला है टाइम कंप्लेक्सिटी में? बेस्ट केस चला है या वर्स्ट केस चला है? बेस्ट केस चला है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि एक पहले इफ में चल के डिसीजन हो गया, बाकी चारों पांचों चली नहीं। ये बेस्ट केस यानी कि चल गया अब हमारा। सही है? तो इसको आप ये कह लो कि हमारा ये प्रोग्राम थीटा एन यानी कि बिग ओ नोटेशन एन में चल गया, यानी कि ये बेस्ट केस में चल गया प्रोग्राम। इसकी वर्स्ट केस क्या है? log n, सॉरी log n, ये वर्स्ट केस है, ये बेस्ट केस है। तो बेस्ट केस क्या था? o log n। तो अभी चूंकि बेस्ट केस में चला है तो समझो ये चला है। तो अगर ये वर्स्ट केस में चलता तो ये बिग ओ नोटेशन n नॉट साइन यूज होता, फिर वो उसमें चलता। सही है? अच्छा, ये अभी चूंकि हम पूरा प्रोग्राम नहीं लग रहे तो इसके ऊपर सिर्फ इस बेस पे डिसीजन नहीं होता। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि ये बेस्ट केस है, ये वर्स्ट केस है, और ये इसके साइंस हैं कि प्रोग्राम किस में लायक रहेगा। सही? अच्छा, ये सिर्फ टाइम कम्प्लेक्सिटी है। एक प्रोग्राम में हम टाइम एंड मेमोरी कम्प्लेक्सिटी दोनों चेक करते हैं उसकी परफॉर्मेंस को काउंट करने के लिए। क्योंकि एक प्रोग्राम अगर जस्ट बेस्ट केस में चल रहा है, यानी कि टाइम के लिहाज से वो बहुत कम टाइम ले रहा है, लेकिन वो सारी मेमोरी यूज़ कर लेता है, तो हमारा कंप्यूटर क्या होगा? हेल्ड हो जाएगा। तो जब कंप्यूटर ही हेल्ड हो गया फिर बेस्ट केस का फ़ायदा क्या है? तो इसलिए हम मेमोरी भी काउंट करते हैं और साथ में
टाइम भी काउंट करते हैं, वो हमारी टोटल नोटेशन कहलाती है कि ये एक प्रोग्राम कितना बेस्ट प्रोग्राम है। सही है। मेमोरी का क्यों? क्योंकि अगर सारी मेमोरी यूज़ होगी तो सिस्टम हेल्ड हो जाएगा ना। 4 GB रैम थी कंप्यूटर में, सारी यूज़ कर ली तो फिर सिस्टम तो हेल्ड हो गया। उधर फिर वो चाहे जवाब वो 1 सेकंड में दे रहा है लेकिन सारी मेमोरी यूज़ कर रहा है, वो हमारे लिए मतलब वर्स्ट केस ही है, क्योंकि वो इतनी जल्दी चलाने का फ़ायदा क्या है अगर सिस्टम ही बंद हो गया तो। सही है। तो आइडिया ये है कि हमने सिर्फ प्रोग्राम्स नहीं बनाने, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखनी, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस अगर मैं इनको कनेक्टेड ना करूँ ना, इन सब को मैं आपस में कनेक्टेड ना करूँ, डिसकनेक्ट कर दूँ। डिसकनेक्ट कैसे करता हूँ? इफ़ ख़त्म, एल्स ख़त्म कर देता हूँ, ये प्रोग्राम फिर भी चलेगा। सिर्फ एल्स के साथ भी हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमने डिसकनेक्ट किया हुआ है ना उसको ऐसे, और उसमें मुझे लेस देन 50 चेक करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये प्रोग्राम भी अगर आप देखो ना, इसका रिस्पॉन्स भी एग्जैक्ट सेम आएगा, ग्रेड ए। इवन मैं अगर 50 से छोटा नंबर देता हूँ तो फिर एफ आएगा। सही है। लेकिन ये प्रोग्राम एक वर्स्ट प्रोग्राम है। सही है, गलती कोई नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये प्रोग्राम एक वर्स्ट प्रोग्राम है, क्योंकि ये ऑलवेज कितने सेकंड्स ले रहा है चलने में? 5 सेकंड्स ले रहा है। लेकिन हम इससे बेस्ट केस बना सकते थे अगर हम इसको, अच्छा उस बेस्ट केस में भी प्रॉब्लम है ना, वो क्या है कि कभी वो 5 ले सकता है, नहीं कभी वो 5 कभी भी नहीं ले सकता, 4 ले सकता है, क्योंकि एल्स तो चलता ही नहीं ना, एक कम होगी एल्स की वजह से, तो मैक्सिमम 4 लेगा। तो उस लिहाज से वो एक तो कम ले रहा है, लेकिन कभी 4 ले सकता है, कभी 3 भी लेगा, कभी 2 भी लेगा, कभी 1 भी लेगा, क्योंकि वो कहाँ पे लाए कर रही है वहां पे चल रहा है। ऑल राइट। अच्छा, अब अगर मैं लिख दूं यहाँ पे स्कोर, यूज़र का स्कोर जो है वो 80 है, फिर कौन सा ग्रेड आना चाहिए? हैं 80 पे थोड़ी ना एफ होता है। अब मतलब बंदा 80 लेके भी एफ पे है, तो वो सही है, 80 लेके भी एफ पे है। मसला कहाँ पे है भाई? लेस देन तो चेक कर रहे हो, इक्वल टू किसने चेक करना है? इक्वल टू भी तो हो सकता है, लेस देन 70 से लेस देन 70 कभी उससे लेस हो सकता है, इक्वल भी लगाना है। तो फिर जहाँ जहाँ हमने ग्रेटर देन लेस देन लगाए हैं वहाँ वहाँ क्या करना है? इक्वल लगा देना है, तो फिर हमारा प्रोग्राम ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब मैं दोबारा चला लूँ इसको। ए ग्रेड 80 पे अब ए आ सही। तो अगर मैं स्कोर कर दूं 65 तो कौन सा ग्रेड आएगा? कौन सा आएगा? सी ग्रेड आएगा ना, क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगा। एल्स इफ क्यों यूज़ करना है, समझ आ गई? पक्की बात है। अच्छा, कोई मजबूरी नहीं है यूज़ करने की, लहदा एफ भी लगा सकते हैं, लेकिन कर लें तो अच्छा है। अच्छा, एक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब अगर ये तो केस थे सिमिलर, अब मैं क्या करता हूँ, एक और मेरे पास केस है, वो क्या है कि मेरा जो है ना मार्क्स जो हैं वो इवन है या ऑड है। मैंने ये भी चेक करना है कि मार्क्स की जो उसके यूज़र के मार्क्स आए हैं वो इवन है या ऑड है। तो वो कैसे चेक करते हैं? या इधर मार्क्स के अलावा एक और बना लेते हैं कोई नंबर, और उसकी टाइप रख लेते हैं नंबर, और उसमें रख लेते हैं 10। अब ये चेक करना है कि 10 जो है इवन है या ऑड है। सही है। तो उसके लिए मैंने इवन ऑड कैसे कैलकुलेट करते हैं? 2 पे डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर कुछ भी नहीं आ रहा और रिमाइंडर 0 आ रहा है तो नंबर इवन है, अगर रिमाइंडर 1 2 3 5 आ रहा है तो ऑड होता है नंबर। तो अब ये नंबर इस वक्त है जी, सॉरी यहाँ पे क्या लिखना है? 0। अब ये नंबर है जी इवन। ठीक है। अब क्या इसको भी मैं अभी
मतलब वो ऊपर तो बेस्ट केस में 1 ले सकता है, और ये वाला भी प्रोग्राम कितने लेगा सेकंड, 1 सेकंड लेगा ना, ये तो ऑलवेज। क्या इसको भी कनेक्टेड करके 1 और सेकंड कम ना कर लें, कर लें कम, कैसे, क्या कर लें, कर लें ऐसे, नहीं नहीं देखो मसला क्या है कि भाई कंडीशन भी सिमिलर होना चाहिए ना जहाँ कनेक्ट करना है। अब कोई इवन और एक लहदा बात चल रही है, ग्रेड एक लहदा बात चल रही है, तो ये कोई कनेक्शन नहीं है इनके दौरान। तो अब ये क्या करेगा, कभी ग्रेड आएगा, कभी इवन आ जाएगा, कभी ऑड आ जाएगा, कभी ग्रेड आएगा, मतलब ये गलत हो गया प्रोग्राम। तो मसला क्या है कि भाई हमने मेमोरी को ऑप्टिमाइज़ करना है, हमने टाइम को ऑप्टिमाइज़ करना है, लेकिन जहाँ कर सकते हैं वहाँ करना है, बेतुके नहीं करने। बेतुका करेंगे तो सारा जवाब ही गलत हो जाएगा, क्योंकि इवन ऑड का ग्रेड से कोई तल्लुक, ये एक अलहदा प्रोग्राम है और वो एक अलहदा प्रोग्राम है। अगर बिल्कुल सेपरेट कंडीशन है फिर इल्सेफ नहीं लगाने, फिर उसमें हमने उसको टाइम देना है। ऐसे तो सारा कुछ ही हम एल्सिफ लगा के टाइम लगाएं कोई ना पूरे प्रोग्राम में, फिर तो सब कुछ ही मिली सेकंड में चलने लग जाए। मतलब इतना भी नहीं हमारे हाथ बंधे हुए हैं, कुछ कंडीशन जो हमने चेक करनी है उन्होंने टाइम लेना ही लेना है, उनको हम कम नहीं कर सकते। हम जहाँ कम कर सकते हैं जहाँ कनेक्टेड इफ्स हैं, जहाँ एक दूसरे पे बेस कर रही हैं, जहाँ पे उनके दरमियान कोई ताल्लुक ही नहीं है, वहाँ उनको आपस में एल्स नहीं लगा के कनेक्टेड नहीं कर देना। बात समझ आ गई? तो इसका मतलब क्या हुआ है कि हम एक हद तक किसी प्रोग्राम को अच्छा कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं कर सकते कि बिल्कुल ही अच्छा कर दें। इसलिए अगर आप अब समझो ना, अब इस नोटेशन की आपको समझ आएगी कि कोई प्रोग्राम एक लिमिट तक अच्छा हो सकता है, चाहे दुनिया में कोई भी बड़ा डेवलपर आके उसको बना दे, उससे ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए उसने इसको एक किसी नोटेशन में पुट किए कि भाई ये किसी एक में लाई करता है, क्योंकि इससे अच्छा प्रोग्राम फिर नहीं हो सकता। ऑल गुड? मेरे कहने का मतलब ये है कि एक हद तक ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं ठीक कर सकते। एक लिमिट तक टाइम अच्छा हो सकता है, जहाँ पे कनेक्टेड इफ्स हैं, जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ये नहीं हो सकता कि 0 सेकंड में सब कुछ चलने लग जाए, फिर तो दुनिया में हर चीज़ 0 सेकंड में चलने लग जाएगी। तो इसलिए जो कनेक्टेड इफ़ हैं वो बस उनमें हम टाइम बचा सकते हैं, जो बिल्कुल सेपरेट इफ़ हैं उनके साथ हम एल्स नहीं लगाएंगे, वो क्योंकि वो हमने सेपरेटली चेक करना है। बात समझ आ रही है आपको? जहाँ पे आप ऐसे करो कि यूज़र ने लॉगिन करना है तो मुझे ईमेल और पासवर्ड चेक करना है, अगर ईमेल ही गलत है कि मुझे पासवर्ड चेक करने की ज़रूरत है, वहाँ पे हम उसको कनेक्ट कर देंगे। अब अगर एक मैंने यूज़र को लॉगिन करवाना है, एक मैंने उसका बिल कैलकुलेट करना है, बिल में ये चेक करना है कि अगर वो वापडा का एम्प्लाई है तो उसको बेनिफिट देना है, तो क्या वो वाली इफ़ जो वापडा के एम्प्लाई के लिए चेक करनी है और लॉगिन वाली इकट्ठी जोड़ दूँ? मतलब जुड़ नहीं सकती ना। उसका मतलब लॉगिन करवाना है और जब वापडा को बेनिफिट देना है वो एक लहदा इफ़ है, तो इसका मतलब कम से कम 2 इफ़ तो चलानी पड़ेंगी मुझे। लेकिन हाँ, ईमेल और पासवर्ड में मैं थोड़ी बचत कर सकता हूँ, उसमें थोड़ा मैं टाइम कम कर सकता हूँ अपना। ऑल राइट, समझ आ रही है? पक्की बात है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं रह गई? सही हो गया। हाँ जी, यूज़र से भी इनपुट लेते हैं, अभी वो टेक्निकल बात नहीं है, अभी हम कोर्स कंसेप्ट सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वो कंफ्यूज करेगा आपको फ़िलहाल, जब हम थोड़ा और आगे चले जाएंगे फिर सीखेंगे वो। अच्छा जी, ये चीज़ें हो गई, इसको मैं आप कर देता हूँ कमेंट आउट। इफ़ एल्स इफ समझ आ गई सबको? आप ये देख लो, ये बड़ी स्पीड से हम आगे चीज़ें लेके जा रहे हैं। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही तो आप फंस जाओगे आगे जाके, एक कंसेप्ट अगले कंसेप्ट को चलने नहीं देता है, तो ये इंश्योर करना है। अब एक्चुअल में वो मैं कहता था ना कि सीखने का एक ही ज़रिया है, प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट सीखने के एक ही ज़रिया है, वो क्या है? प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए घर में टेबल चेयर और कितने घंटे लगाने हैं? 2 घंटे। ये फार्मूला है, अगर चलाओगे तो डेवलपर बनोगे, नहीं चलाओगे तो कुछ भी नहीं बनोगे। इस भाई को थोड़ा हिलाओ, एसी उसी चल रहे हैं, ख्याली दुनिया में। जाग जाओ यार। हाँ जी, कौन सा कोड दिखाऊं? ग्रेटर वाला, ये वाला?
मैं दोबारा चला दूँ इसको। हाँ ये अच्छी लॉजिकल बात है, ये नहीं करनी चाहिए। हाँ वो सही है। देखो ना, जब हमने चेक कर लिया है कि वो 80 बराबर है तो उसमें चल जाए, नीचे वाली में वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये भी चेक करने की फिर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने 70 इक्वल यहाँ पे चेक कर लिया। ये अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। और ये 60 भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों कंडीशन क्या चेक करने की ज़रूरत है? लेस देन और ग्रेटर देन नहीं है भाई, ये तो है ना। क्योंकि अगर ग्रेटर देन 50 तो 80 भी होता है, 90 भी होता है, 100 भी होता है। अब उसकी बाउंड्री हमने ऊपर से डिफाइन करनी है कि सी ग्रेड कहाँ तक जा सकता है। वो मैक्सिमम 60 तक जा सकता, सॉरी 70 तक जा सकता है। अब वो 70 का मैक्स चेक करना ज़रूरी है, अदरवाइज तो वो 80 को भी सी ग्रेड कह देगा फिर, क्योंकि ना बड़ा चेक कर रहा है ना। बड़ा तो कितना बड़ा, 1000 भी हो सकता है ये चीज़। अच्छा जी, इतनी समझ आ गई सब लोगों को? सही हो गया। अच्छा, इससे मिलता जुलता ना एक और हमारे पास स्टेटमेंट है, वो भी मल्टीपल केसेस के लिए ही इस्तेमाल होता है, सही है। और वो हम उसको हम बोलते हैं स्विच स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? स्विच स्टेटमेंट। वो क्यों यूज़ होता है मैं आपको समझाता हूँ। उसका सिंटैक्स थोड़ा डिफरेंट है, अभी हम कर लेते हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगर जो है ना प्रोग्राम बनाओ, अच्छा जी, मैं कहता हूँ जी प्रोग्राम बनाओ, अगर सेक्शन ए है, सेक्शन और उसकी टाइप रख दो स्ट्रिंग इक्वल टू ए, यानी कि ए बी सी। समझो हमारे पास 3-4 सेक्शंस हैं, क्लास के सेक्शन। तो उसको चेक करो, अगर सेक्शन ए है तो लॉक करो योर क्लास एवरी संडे ठीक है। मैं ये चेक करना चाह रहा था, अगर स्टूडेंट का सेक्शन ए है तो उसको मैसेज प्रिंट करो कि तुम्हारी टाइमिंग ये है। राइट अ टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्राम दैट टेक्स अ सेक्शन फ्रॉम यूज़र एंड रिस्पोंड अ टाइमिंग फॉर पर्टिकुलर सेक्शन। ये हमें प्रोग्राम बनाना है, सही है। अब यूज़र ने मुझे कहा कि मेरा सेक्शन ए है, तो मैंने उसको बताना है तुम्हारी टाइमिंग 9 से समथिंग है। अब अगर यूज़र कहता है कि मेरा सेक्शन बी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कह दूंगा उसकी टाइमिंग कितनी है, सॉरी 2 PM से, चलो 4 PM कर लेते हैं। और कोई अब सेक्शन है सी, तो उसका डिफ़ॉल्ट क्या आ जाएगा, फोर PM से 6 PM। वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब इसके ये मैंने कोड लिखा है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि कोड वर्क कैसे कर रहा है। सिंटैक्स अभी आप लोगों को पता नहीं है कि इसका मतलब क्या है। अच्छा, इसके अल्टरनेटिव पहले मैं ना आपको इफ़ एल्स इफ में कोड लिख के देता हूँ सेम। मुझे कौन लिखवाएगा कोड इफ़ एल्स इफ के अंदर? मैंने ये बताना है कि अगर उसका सेक्शन ए है तो तुम क्या करो, सेक्शन की टाइमिंग ए की बताओ, बी है तो बी बताओ। तो इफ़ लगानी पड़ेगी ना, तो क्या लगाऊं, अगर सेक्शन जो है क्या करूं, इसको चेक करूं कैसे, डबल इक्वल टू ए है तो क्या करो, ये वाला कंसोल प्रिंट करा दो, सही है ना।
अब एक और इफ लगा दूँ या कनेक्टेड इफ लगा दूँ? कनेक्टेड इफ लगा दूँ, क्योंकि वो एक ही बात कर रहे हैं ना। तो अगर ए है तो फिर जैसे जैसे बी नहीं हो सकता। तो अब मैंने क्या चेक करना है, अगर बी है तो क्या कर दूँ, बी के ब्लॉक में क्या लिख दूँ, सॉरी यहाँ से उठा लेता हूँ, योर क्लास टाइमिंग इज़ एवरी संडे समथिंग दिस। और फिर एल्स इफ लगाऊँ या कितने टोटल केस थे? 3। तो कितने लगाने हैं मुझे, कितनी चेक करनी है कंडीशन? तो अब तीसरे को कैसे कर लूँ? एल्स। और उसमें क्या लगाऊँ? यही है। अच्छा, यही काम मैंने किया है, लेकिन सिंटैक्स मैंने बदल दिया है। उसको हम बोल रहे हैं स्विच स्टेटमेंट। अच्छा, स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है कि कंपैरिजन हमें करने की ज़रूरत नहीं पेश आती। ये देखो ना, मैंने डबल इक्वल टू के साथ कंपैरिजन चेक किया है। यहाँ मुझे कंपैरिजन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली मैचिंग करेगा कि अगर सेक्शन ए है तो वो केस ए से मैच कर लेगा। ये मैचिंग है केस कि ए है तो मैचिंग कर लेगा, बी है तो बी से मैच कर लेगा, सी है तो सी से मैच कर लेगा। तो इसमें मैं आपको पहले चला के दिखाता हूँ, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो दोनों के अंदर क्या आ रहा है आंसर? योर क्लास टाइमिंग इज, ये मैं लिख देता हूँ साथ में स्विच, क्या आपको पता लगे ये स्विच से आ रहा है और ये इफ से आ रहा है। तो दोनों चीज़ों का जवाब एक ही है, फर्क नहीं है। तो ये इफ से आ रहा है और ये स्विच से आ रहा है। तो इसका मतलब चूंकि दोनों चीज़ें देखो ना, सेक्शन ए है तो क्या सेक्शन डबल इक्वल टू ए है, सही होगी। तो ये दूसरी दो कंडीशन है नहीं चलेंगी, कौन सी चलेगी? सेक्शन ए है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए। तो ए डबल इक्वल टू ए कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है। तो जब कंडीशन ट्रू है तो कौन सी कंडीशन चलेगी? ये वाली। तो क्या ये वाली बी और सी वाली चलेगी? नहीं चलेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ से क्या कर दूँ, बी कर दूँ, तो क्या होगा? फिर बी वाली चलेगी। क्या ए वाली और ये एल्स वाली चलेगी? अगर मैं यहाँ पे कुछ भी जी लिख दूँ तो कौन सी चलेगी? एल्स चल जाएगी। योर टाइमिंग इज़ 4 PM to 6 PM, सही है। या मैं सी लिख दूँ फिर भी एल्स वाली चल जाएगी, सही है। अब इस वाले कोड और इस वाले कोड में अंडरस्टैंडिंग करते हैं क्या है। मैंने क्या किया है, स्विच ये एक ब्लॉक बनाया, ब्लॉक में कुछ कोड मैंने लिख दिया। अब मैंने बोला था कि हम आपको, मैं यहाँ पे लगाऊंगा छोटी ब्रैकेट्स और उसमें कुछ ना कुछ लिखूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेक्शन। अब मैंने बोला था कि जिस तरह इफ़ आता है वहाँ पे हम कंट्रोल चेंज करेंगे। तो अब मैंने कंट्रोल चेंज करके क्या रख दिया है? स्विच। बाकी सारा कोड सेम है, लेकिन सिर्फ इफ़ की जगह पे क्या लगा दिया? स्विच लगा दिया। अच्छा, स्विच का मतलब क्या होता है? स्विच करना। स्विच होता है ना बटन को ऑन ऑफ करना, उसको स्विच बोलते हैं कि स्विच ऑन कर दो और स्विच ऑफ कर दो। अब ये क्या होता है? स्विच करना, मैचिंग करना। वो क्या कह रहा है कि मैं अगर इसमें ए आएगा ना, वैल्यू ए, मैं ए से मैच कर दूंगा वैल्यू तुम्हारी, यानी कि इक्वल टू वो खुद चेक कर लेगा। यहाँ पे हमने क्या किया है कि ए को ए से इक्वल टू खुद चेक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कोई इक्वल टू आपस में नहीं लगाया, वो इक्वल टू खुद से चेक कर लेता है। वो कैसे? वो मैचिंग करता है। मैचिंग समझते हैं? एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मैच करता है। अच्छा, वो कैसे करता है? केस के साथ। वो कहता है कि अगर ए आएगा, अगर सेक्शन में ए आता है तो मैं किस केस के साथ मैच कर दूंगा? ए के साथ। अगर सेक्शन में बी आता है तो किस केस के साथ मैच कर दूंगा? बी के साथ। और अगर कुछ भी नहीं होता तो डिफ़ॉल्ट में कौन सा दिखा दूंगा? जिस तरह वहाँ एल्स था सबसे डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पे क्या है? एक्चुअल में डिफ़ॉल्ट है, सही है। तो यानी कि ये डिफ़ॉल्ट केस मीन एल्स केस। अगर दो ऊपर वाले नहीं चले तो नीचे। अगर मेरे पास 4 होती तो फिर मैं क्या करता? 4 वाली कैलकुलेट कर लेता। अगर मेरे पास 10 होती तो कौन सी करता? मतलब 10 केसेस, 9 केसेस बना लेता और एक डिफ़ॉल्ट बना लेता। और इफ एल्स में भी 9 की कंडीशन लगा लेता और एक एल्स लगा लेता। सही होगी बात। अब इसमें और एक ये कंसोल तो सिंपल है। अच्छा, एक चीज़ और जो मैं यहाँ मिसिंग कर रहा हूँ कि
हर केस के आगे ब्लॉक बना सकते हैं अगर मल्टीपल लाइनों का वो है, तो ऐसे लिखना है हमने, इसका सिंटैक्स ये है, सही है, यानी कि ब्लॉक बनाते हैं हम हर केस के बाद ब्लॉक। इसका सिंटैक्स क्या है, केस एक कीवर्ड है, जिस तरह स्विच एक कीवर्ड है, फिर एक्चुअल में जिसके साथ आपने मैचिंग करनी है वो वैल्यू आती है, फिर आता है कोलन का साइन, फिर उसके आगे ब्लॉक बन जाता है और उसमें हम कोड लिखते हैं। उसमें फिर एक स्टेटमेंट हम एक्स्ट्रा लिखते हैं ब्रेक। जिस तरह इफ एल्स इफ में ऑटोमेटिकली ब्रेक होती है ना, यानी कि ये चीज़ अगर चल गई तो ये दोनों चीज़ें नहीं चलेंगी, वो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाता है कोड। लेकिन स्विच स्टेटमेंट में ब्रेकिंग नहीं होती है, अगर मैं ये नहीं करूँगा ना तो वो अगले वाला ब्लॉक भी चलाएगा। तो यानी कि अगर मैं कोई भी ब्रेक नहीं लगाऊंगा तो स्विच स्टेटमेंट में 5 सेकंड ही 3 सेकंड ही लगेंगे। अगर मैं ब्रेक लगा दूंगा तो फिर कितने लगेंगे, एक या बेस्ट और वर्स्ट केसेस का ऑप्शन आ सकता है। तो ब्रेक मतलब रोक दो, यहाँ से आगे ना चलाओ, क्योंकि ये केस अब ट्रू हो गया। इफ स्टेटमेंट में वो ऑटोमेटिकली होता है, यहाँ पे हमें मैन्युअली ब्रेक करना पड़ता है कोड, सही है। लेकिन वहाँ पे हमें मैचिंग खुद से करानी पड़ती है, स्विच में मैचिंग ऑटोमेटिकली होती है। तो अभी के लिए स्विच स्टेटमेंट कॉमनली यूज़ नहीं होती, अभी के लिए आपको समझ नहीं भी आ रही, हम इग्नोर कर सकते हैं। फ्यूचर में मतलब जब हम एक्चुअल इसको यूज़ करेंगे आपको और भी सिमिलरिटी समझ आ जाएंगी। लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट मैंने आपको वाज़िया करने की कोशिश कर दी है, ये कैसे चल रहा है। हाँ जी, नेस्टेड केस भी आ सकते हैं, ये एक ब्लॉक बन गया ना, इसमें आप एक और स्विच लगा सकते हो, इसमें इफ एल्स भी लगा सकते हो। देखो ना, एक ब्लॉक है, उसमें जो मर्जी कोड करो, यही तो मैंने समझाया था कि डिब्बा बना दिया, उस डिब्बे में जो सा मर्जी कोड लिखो, नेस्टेड जितने मर्जी नेस्टेड लगा सकते हैं, वो कोई इशू नहीं। इफ एल्स के इफ में भी नेस्टेड हो सकता है, अगर ये केस है तो इसमें फिर इफ लगा दो, फिर इफ एल्स लगा दो, जितने मर्जी नेस्टिंग कर लो। लेकिन कभी हम इतना कम्प्लेक्स कोड नहीं करते कि जो खुद को भी ना समझ आए, मतलब इतनी कम्प्लेक्सिटी रखनी है कि जहाँ तक खुद बर्दाश्त कर ले। इतनी कम्प्लेक्स लिख दें कोड जो खुद भी समझ नहीं आ रहा पढ़ने पे, तो मसला हो जाएगा। सही हो गया? हाँ, ये अच्छा है। अच्छा, कुछ केसेस में इफ एल्स अच्छा है और कुछ केसेस में स्विच अच्छा है। जहाँ में हमें मैचिंग करनी होती है ना स्ट्रिंग की, वहाँ पे स्विच की परफॉर्मेंस अच्छी है, सही है। और जहाँ पे हमें कैलकुलेशंस परफॉर्म करके चेक करना है, वहाँ पे इफ एल्स की परफॉर्मेंस अच्छी है। तो इसीलिए तो दो केसेस है ना। अगर मतलब देखो ना, अगर तो सिर्फ स्विच ही अच्छा था तो इफ क्यों बनाया? तो एक्चुअली दोनों अच्छे हैं, लेकिन डिपेंड करता है ऑन यूज केस। जहाँ पे मैचिंग आ रही है, जैसे अब इस सूटेबल वे में स्विच की परफॉर्मेंस इफ एल्स से अच्छी होगी क्योंकि मैचिंग हो रही है। जो मैचिंग है ना, यानी कि ए से बराबर है, ये मैन्युअली चेक करना ना, ये समझो कि ये बराबर भी 1 सेकंड लेता है और ये इफ ने भी 1 सेकंड लेने हैं, तो कितने सेकंड हो गए? 2। अब यहाँ पे कोई बराबर चेक नहीं कर रहे तो 1 ही सेकंड है। तो इसकी परफॉर्मेंस मैचिंग में अच्छी होती है लेकिन कैलकुलेशंस में बुरी होती है। लेकिन इफ एल्स की परफॉर्मेंस कैलकुलेशंस में अच्छी होती है। लेकिन डिपेंड्स ऑन, अभी के लिए आप ये समझो कि भाई इफ एल्स ही यूज़ करेंगे, उससे सारे काम हो रहे हैं। लेकिन ये एक्स्ट्रा चीज़ थी, चूँकि ये इफ एल्स के रिलेटेड थी, मैंने अभी पढ़ा दिया। लेकिन ये बाद में भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। कोई ये मतलब अगर आपको अभी बहुत ज़्यादा इफ एल्स समझ में नहीं, सॉरी स्विच समझ में नहीं आ रही तो खैर है, चलेगा। लेकिन आप समझ लोगे ये किसी किसी सिनेरियो में आपको नज़र आएगी। मतलब 70-80% इफ एल्स यूज़ होती है, लेकिन जहाँ मैचिंग के केसेस आ जाते हैं वहाँ पे फिर हम स्विच केस भी यूज़ करते हैं, सही। तो जब हम एक्चुअल बड़े प्रोग्राम बनाएंगे फिर आपको समझ आ जाएगा। ऑल गुड? कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? कोई नहीं है, सब समझ में आ गया। तो इसकी बेस पे फिर एक और असाइनमेंट कर लेंगे, जिस स्विच स्टेटमेंट तक की असाइनमेंट होगी, सही है। अच्छा, एक असाइनमेंट दी है जो अच्छे, जो ऑलरेडी डेवलपर्स हैं, जो जॉब्स कर रहे हैं, उनके लिए कम्प्लेक्स दे दी क्योंकि वो बोर्ड ना हो। देखो ना, जब आप कल सीख जाएंगे और आप एक और कोर्स हमारे से करने आ जाएंगे और फिर हम वेरिएबल बोलेंगे, आपने तो आगे से बुरा भला ही कहना ना, ये क्या है, ये मतलब फिर वेरिएबल पढ़ाने लगे। तो उन लोगों के लिए हमने कम्प्लेक्स असाइनमेंट दी हुई है, जो बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं सबमिट करनी है या नहीं। तो उसकी कोई सबमिशन का टेंशन नहीं है, लेकिन जिनको आता है उनकी प्रैक्टिस के लिए वो अच्छी चीज़ है। लेकिन जिनको नहीं आता तो उनके लिए, जैसे मैंने आगे आपको 4 प्रोग्राम दिए हैं, इस तरह के आसान प्रोग्राम होंगे जो कि बस उतनी चीज़ें पढ़ ली हैं, उतनी चीज़ों में वो कवर होते होंगे। जो हमने पहले प्रोग्राम दिए हुए हैं वो तो पूरी लैंग्वेज में कवर होते हैं, तो वो तब कर सकते हैं वो असाइनमेंट जब आप सारी लैंग्वेज पढ़ लें, सही है। तो मैं आपको एक और प्रोग्राम दे दूंगा, उसमें आप फिर वो परफॉर्म करेंगे। ऑल गुड? जो सिर्फ स्विच स्टेटमेंट तक होंगे।